ठीक है गाइस, फिर आवाज़ आ रही है। जो अपना सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बर्ड्स आई व्यू फ्रेज का मीनिंग पूछा था आपसे, तो वो तो किसी ने बताया नहीं है। आपको यही नहीं पता है कि बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग क्या होता है। तो चलो हम एक बार टाइम शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो उस टाइम हमने बात की थी कि टाइम शेड्यूल में दिक्कत आ रही थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि हमें टाइम शेड्यूल किस हिसाब से डिवाइड करें। कोई हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग है, किसी का बेबी छोटा है, कोई स्टूडेंट है तो उसको कंप्लीट टाइम मिल रहा है अपनी तैयारी के लिए। तो हमें अब उसके बारे में देखते हैं कि हर स्टूडेंट अपने अपने टाइम को किस हिसाब से मैनेज करेगा, कैसे उसको मतलब कि जैसे लिमिटेड टाइम होता है, ब्रेक में टाइम मिलता है। जो वर्किंग बंदा होता है उसको एकदम से टाइम नहीं मिलता। नॉर्मल जो जैसे हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, घर में बैठ के पढ़ते हैं, तो हमें अगर दिन में 6 घंटे निकालने हैं, 4 घंटे निकालने हैं, 8 घंटे निकालने हैं, तो हमारे लिए ईजी होता है कि हम अपने टाइम को मैनेज कर लेंगे। अगर घर में या बाहर किसी वजह से काम होता भी है तो हम वो काम करके आने के बाद उसको मैनेज कर लेते हैं। तो इसलिए आज हम जो सबसे पहला डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले वर्किंग लोगों के लिए, या फिर जिनका जो बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब इन शॉर्ट जो 4 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो 4 घंटों को मतलब कैसे उनको यूटिलाइज करना है। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ के चलिए कि सेक्शन बी जो होता है ना आपका, वो अकेला एक सेक्शन अपने आप में 100 मार्क्स का है। मतलब कि आप चाहे मैथ को पूरे दिन बैठ के करो, जीएस को पूरे दिन बैठ के करो, चाहे आप इंग्लिश पूरे दिन बैठ के करो, लेकिन अगर जितना टाइम आप सेक्शन बी को दोगे उससे ज़्यादा स्कोर आप किसी भी सेक्शन में नहीं ले सकते। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टाइम अगर किसी को भी देना है तो वो देना है सेक्शन बी को। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जो दिन में 4 घंटे दे सकते हैं पढ़ाई के लिए। तो आपको 1 से 1.5 घंटा, 4 घंटे वालों के लिए बात कर रहा हूँ, 1 से 1.5 घंटा आपको अपने सेक्शन बी को देना है डेली। वो आपको किस टाइम देना है, कैसे देना है, रात को जाग के देना है, मतलब वो 1 से 1.5 घंटा आपको रात को जाग के देना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ के करना है। वो कैसे करना है वो आपको मैनेज करना है कि कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा सेक्शन बी को करने के लिए। अब सेक्शन बी जैसे आप करते हो तो किस हिसाब से करोगे। जैसे आपके पास मान लो 1 से 1.5 घंटा है सेक्शन बी को देने के लिए, तो आप करोगे क्या उस 1 से 1.5 घंटे के अंदर, ये क्वेश्चन होता है। सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब आप क्लासेस देखते होंगे सोनाली मैम की, तो क्लासेस देखने के साथ सभी स्टूडेंट्स जो है नोट्स बना रहे हैं, आप नोट्स देखिए, नोट्स को रिवाइज कीजिए। नोट्स के साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे आपने मान लीजिए कुछ क्लासेस डिवाइड कर ली कि आज मैं 2 क्लास रिवाइज करूँगा, मतलब डेली मेरे को 2 क्लासेस रिवाइज करनी है, 3 क्लास रिवाइज करनी है। तो आप पहले 2 क्लासेस जब आपने देख ली, 2 क्लासेस देखने के मतलब कि अपने नोट से रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, वो ही मैम वाली जो क्लासेस है ना, आपको वो देखनी है। मैम की क्लासेस, अब आप सोचोगे कि मैंने तो पहले से देखी हुई है मैम की क्लासेस, तो मैं दोबारा क्यों देखूँ। देखिए, जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, वो एग्ज़ाम के अंदर हर एक क्वेश्चन आप उसको अप्लाई कैसे करें, एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन आते हैं। और वो एप्लीकेशन बेसिस तभी आप सोल्व कर पाओगे जब आपने रट्टा नहीं, आपने उस चीज़ को सीखा होगा, अच्छे से समझा होगा, तभी वो क्वेश्चन हो पाएगा। मतलब कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे के सारे कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपकी बात बनेगी नहीं, जब तक आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगी, जब तक आपको नहीं आएगा कि मैं जो भी मैंने सीखा है उसकी एप्लीकेशन, उसको अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चंस को तो वो घुमाएंगे ही, एग्जामिनर हर साल पेपर को घुमा फिरा के ही देता है। कभी वो सेक्शन बी को टफ बनाता है, कभी वो मैथ के सेक्शन को टफ बनाता है, तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन हमें उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर चलना है। तो सेक्शन बी में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज करिए। अब वो आप देखिए कि आपके पास जितना टाइम है, अगर मान लीजिए आपकी स्पीड अच्छी है तो हो सकता है आप आधे घंटे के अंदर 2 से 3 क्लासेस कर लोगे। उसके बाद जो आपका बचा हुआ आधे से 1 घंटा आप दे सकते हो, उसमें आपको क्या करना है, जो मैम वाली क्लासेस हैं उसको फास्ट फॉरवर्ड की स्पीड में देखना है। मतलब कि आपका एग्ज़ाम से पहले पहले उस लेवल पे पहुंचना है कि मैम की एक एक चीज़ समझाई हुई आपको बहुत अच्छे से रट जाए। मतलब कि इवन आपको मैम के डायलॉग भी रट जाए, आपको इतने अच्छे से चीज़ें रटनी है। ठीक है, और वो कब आएगी, अब मैं कॉपी लेके बैठूंगा और उसको डेली 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 रटने के लिए उसको लिख लिख के करूँगा, तो उसको ऐसे नहीं रटना है। रटना, रट्टा इज़ रट्टा, रट्टे से कभी भी आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। चीज़ों की इम्प्रूवमेंट होती है आपकी बार बार रिवाइज करने से। जितनी बार आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही आपको इम्प्रूवमेंट फील होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि
सबसे पहले तो आप देख लो, जिसको भी लग रहा है ऐसा कि आपको मतलब कि सेक्शन बी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अभी साथ के साथ। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में आता हूँ कि उसके बाद आपको मैथ के लिए देखना है कि मैथ आपको कैसे करना है। मैं सिर्फ अभी 4 घंटे जो बच्चे दे सकते हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोगों को मैथ को भी 1 घंटा देना है। 1 घंटे में आपको क्या करना है मैथ के अंदर, आप कोई भी एक चैप्टर पकड़िए और उसको सीरियल वाइज सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। किसी का फेवरेट चैप्टर होता है परसेंटेज, किसी का होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट चैप्टर है आप मैथ को वहाँ से करना सॉल्व करिए। ठीक है, वहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये होगा कि आपको इंटरेस्ट बनेगा उस चीज़ के अंदर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ करना तो चाहते हैं, उनको पता है कि बिना मैथ करे हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। जैसे अभी कल बात हुई थी जब हमारी टेलीग्राम पे, तो शिवानी ने कहा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है इस सब्जेक्ट से, मैथ से। तो आपको उस केस में क्या करना है कि आपको सबसे अपना जो सबसे इजी सब्जेक्ट चैप्टर है, सबसे पहले मैथ का वही चैप्टर उठाना है हर एक स्टूडेंट को। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आएगी टेलीग्राम पे हम डेली डिस्कस करते ही हैं। आपको अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे सामने लेके आनी है। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे सामने लेके नहीं आओगे मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। एक जैसे आपने सुना है कि बच्चा रोता है तभी माँ को पता चलता है कि उसको भूख लगी है तो उसको दूध पिलाना है। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ को नहीं पता चलेगा। अगर बच्चा 3 घंटे तक भी खेलता रहेगा तो उसकी माँ को ये नहीं पता चलेगा कि उसको भूख लगी है तो मेरे को उसे दूध पिला देना चाहिए। लेकिन अगर वो 20 मिनट बाद भी रोता है तो उसकी माँ को पता चल जाएगा कि इसको भूख लगी है और मेरे को इसे दोबारा से दूध पिलाना है। तो जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे सामने नहीं रखोगे तब तक मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा कि हम किस हिसाब से मतलब मैं आपको किस हिसाब से, हर एक बच्चे के वीक पॉइंट अलग होता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग होता है। जैसे दिव्या ने कल बोला कि मेरा जीएस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो दिव्या का जीएस स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट का जीएस स्ट्रॉन्ग हो। तो सभी को अपने अपने अकॉर्डिंग ही लेके चलना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम करेंगे वो उसके बाद करेंगे जीएस। जीएस को डेली 1 घंटा देना है। कई स्टूडेंट होते हैं कि शाम के टाइम क्विज़ है तो क्विज़ की वजह से वो दिन के 2 घंटे 3 घंटे, या हो सकता है कि बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए या फिर टॉप करने के लिए वो दिन के 4 घंटे 3.5 4 घंटे भी वो जीएस के दे रहे हो और उसको रटने के लिए पूरे दिन बैठ के लिखते रहते हो। लेकिन उससे का वो चीज़ बिल्कुल गलत है, वो आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है। जीएस का हमेशा एक फिक्स टाइम होता है, आपको डेली का जीएस का 1 घंटा देना है। 1 घंटे से ज़्यादा आपको जीएस में देना ही नहीं है। अगर आप जीएस में 1 घंटे से ज़्यादा दे रहे हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लैग करोगे, आप दूसरे किसी न किसी सब्जेक्ट का टाइम काट के यहाँ पे 1 घंटा दे रहे हो। तो आप ये गलती मत करना, जीएस का 1 घंटा फिक्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको 2 टॉपिक दिए, ठीक है, मैंने आपको बोला ज्योग्राफी के कोई भी यूनियन एडिड टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ना है और अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना है। तो आपको 1 घंटे के अंदर वो दोनों टॉपिक करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। चौथा सब्जेक्ट जो आता है वो आता है रीजनिंग या हिंदी। मैं अभी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो दिन के सिर्फ 4 घंटे ही निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है रीजनिंग और हिंदी। रीजनिंग और हिंदी को आपको 1 घंटा देना है, लेकिन ऑल्टरनेट डेज में देना है। जैसे कि आज आपने रीजनिंग किया है तो रीजनिंग के बाद आपको नेक्स्ट डे रीजनिंग नहीं करनी, नेक्स्ट डे आपको हिंदी करनी है। थर्ड डे आपको फिर से रीजनिंग करनी है, उससे नेक्स्ट डे फिर आपको हिंदी करनी है। ऑल्टरनेट डेज लेके आपको दोनों सब्जेक्ट कवर करने हैं और दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप 1 घंटे में ईजिली कवर कर सकते हो। हाँ शिवानी, मेरे को पता है कि आपका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपके बारे में मैंने अभी बताया, आप बहुत लेट आए हो ऑनलाइन, तो मैंने बताया मैथ को कैसे पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अभी आप जिस बच्चे ने मेरे को ये बोला कि मेरे को 4 घंटे के अंदर का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, मैं उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है। आपको 1 से 1.5 घंटा मिनिमम सेक्शन बी को देना ही है क्योंकि वो 100 मार्क्स का है। उसके बाद आपको 1 घंटा मैथ को देना है और वो कंपलसरी है, वो आपको देना ही है मैथ को। उसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया कि जीएस को आपको 1 घंटा देना है। 1 घंटे से ज़्यादा आपको क्रॉस नहीं करना है, आपके पास लिमिटेड टाइम है और उसी लिमिटेड टाइम के अंदर बेस्ट आउटपुट आपको निकालना है। और चौथा मैंने आपको बोला कि आपको रीजनिंग और हिंदी इन दोनों को ऑल्टरनेट डेज में लेके चलना है। अब आप बोलोगे कि इंग्लिश बच गया, 4 घंटे पूरे आपके कवर हो गए हैं,
4 घंटे कवर होने के बाद आपका एक इंग्लिश सब्जेक्ट रह गया और इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी आप, जैसे आप वर्किंग हो तो आपका ट्रैवलिंग टाइम भी होता होगा। आप अगर मान लीजिए, जैसे उस दिन मेरे को अनुज ने बोला कि मैं पब्लिक कन्वेंस से नहीं जाता हूँ, मैं अपने बाइक से जाता हूँ जब भी ऑफिस जाता हूँ। देखिए, अगर आप ऑफिस बाइक से जा रहे हैं तो आपको अपना लंच टाइम यूटिलाइज़ करना होगा। आप एक लंच को आप 2 घंटे में भी कर सकते हैं, 1 घंटे में भी लंच कर सकते हैं, और आप उसको 10 मिनट में करके बाकी के बचे हुए टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपको टाइम निकालना है ना, सभी के पास 24 घंटे हैं, उस टाइम को किसी भी तरीके से कोई भी बंदा एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपके जो लूप होल्स होते हैं, जिस टाइम को हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, आपको वो सारा टाइम यूटिलाइज़ करना होगा। तो इंग्लिश जो आपका कवर होगा वो लंच टाइम में आपको एक ग्रामर का चैप्टर, एक वीडियो देख सकते हैं आप यूट्यूब पे वीडियो, कि आज जैसे मान लीजिए आपने नाउन स्टार्ट करी, तो आपको आधे से पौना घंटा भी आपका ऑफिस में इजीली निकल सकता है। ऐसा आज तक कोई ऑफिस नहीं है जिसमें आप आधे से पौना घंटा नहीं निकाल सकते। टाइम अलग हो सकता है, कोई हो सकता है 12:30-1 बजे अपना ऑफिस में टाइम निकाल ले आधे घंटे का, किसी का 1:30 बजे निकलेगा, किसी का 2 बजे, और शायद किसी का 3:30 बजे टाइम निकलेगा। लेकिन आप उसको, उस टाइम पे आपको चाय नहीं पीनी है, उस टाइम पे आपको बाहर दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना है। बेशरम हो जाओ, सिलेक्शन लेना है, 3 महीने का ही सारा का सारा गेम है। 3 महीने में आप इतनी आगे निकल जाओगे कि आपका रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीएस, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे लेवल तक कवर हो चुका होगा और आपका बेस बन चुका होगा। तो इसलिए बेशरम होना है, बेशरम। आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कलीग, आपका फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचेगा कि हमसे बात नहीं करता। कोई बात नहीं, जब आपका 3 महीने कवर हो जाएंगे, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आप उस टाइम पे भी आप उनको टाइम दे सकते हो। और टाइम देने के बाद वो दोस्त कहीं नहीं जाएंगे। जो आपका अच्छा दोस्त है और आपके लिए अच्छा सोचता है, वो आपका दोस्त कहीं नहीं जाने वाला। अब आपको ये लगेगा ऑफिस के अंदर कि अगर मैं बुक्स खोलता हूँ तो मेरा कलीग मेरी कंप्लेंट ना कर दे। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आपके पास पीडीएफ ऑलरेडी मोबाइल के अंदर अवेलेबल है। मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। मोबाइल के अंदर किसी को नहीं पता कि आप उस टाइम पे व्हाट्सएप चला रहे हो, आप उस टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आप टेलीग्राम चला रहे हो। तो ये चीज़ आपके हाथ में है कि आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करोगे। तो आप दूसरों को बेशक से ऐसे शो करो कि जैसे आप सिर्फ अपना व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप उस टाइम पे अपनी पीडीएफ ऑन करके, जो शाम के टाइम आपका क्विज होता है, आप उस टाइम पे अपने ईडीएम एंड फ्रेजेस को और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिवाइज कर सकते हो। और जो आपका लंच टाइम है, उस लंच टाइम में आप अपने ग्रामर का एक चैप्टर कर सकते हो। ये तो वो वाले स्टूडेंट्स हो गए जो वर्किंग है या फिर जिनका बेबी जो है छोटा है, जो 4 घंटे ही दे पाते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट के ऊपर जाएंगे। भारतीय, आपका इंग्लिश वीक है। इंग्लिश के लिए आप मेरे को ये बताइए कि आप पूरे दिन में कितने घंटे निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एक करके वही बता रहा हूँ कि आपको अपने 4 घंटों को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। देखो, जो आउटपुट एक 8 घंटे वाला बच्चा निकाल सकता है, वो आप 4 घंटे में एकदम से नहीं निकाल सकते। अगर कोई भी बंदा ये कहता है कि मैंने जॉब करी और जॉब के साथ मैंने जॉब को लिया, यस बिल्कुल, वो बिल्कुल सच बोलते हैं। जॉब के साथ भी गवर्नमेंट जॉब ली जा सकती है। लेकिन अगर आप बोलो कि मेरे को 2 महीने में मैंने 4 घंटे पढ़ पढ़ के 2 महीने में वो सिलेबस कवर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जो जितना कम टाइम दे रहा है उसको टाइम उतना ही ज़्यादा लगता है। मतलब कि जो बच्चा 8 घंटे पढ़ेगा, अगर वो जितना कवर 2 महीने में कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ठीक है माधुरी, मैंने देख लिया। अब हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि 6 घंटे के अंदर आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है अपने टाइम को। 6 घंटे अब आपके, देखो जिसको 4 घंटे का टाइम था उन सबको मैंने समझा दिया 4 घंटे कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो उसके बाद हम 6 घंटे वाले स्टूडेंट के पास आते हैं। 1 मिनट सर, टाइम टेबल बन जाता है, मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है सर, मेरा छोटा बेबी है तो टाइम लिमिट नहीं है, जब टाइम होता है तब पढ़ लेते हैं। भारती, मैंने वही उसी के लिए अभी अभी आपको बताया है कि आपको अपने 4 घंटे कैसे यूटिलाइज़ करने हैं। बेबी छोटा है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको 4 घंटे से 5 घंटे फिर भी निकल सकते हैं। जैसे आप जिस टाइम पे बेबी सो रहा है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आपकी नींद जो है वो बिल्कुल ख़राब होएगी, डिफ़िकल्ट होएगा। लेकिन आपको अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है, तो थोड़े से सेक्रीफाइसेस 3 महीने के लिए आपको करने होंगे। निधि, देखिए आपने बोला कि आपका टाइम टेबल बन तो जाता है, लेकिन टाइम टेबल आप लंबे टाइम तक उसको मैनेज नहीं कर पाते हो। उसके लिए ज़रूरत होती है मोटिवेशन की। एक हफ्ता तो जोश में कोई भी पढ़ लेता है, मैं भी पढ़ सकता हूँ, और शायद जिसने कभी लाइफ में बुक्स नहीं उठाई हैं वो भी
मतलब कि बहुत जल्दी, मतलब कि एक हफ्ते तक तो वो भी जोश में शायद हो सकता है कि जो रेगुलरली 8 घंटे पढ़ रहा है तो वो भी जोश के अंदर दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ ले, लेकिन रेगुलर रहने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको मोटिवेट रहना होगा। आप टेलीग्राम में डिस्कस करिए, हम टेलीग्राम पे जल्दी आ जाते हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड बातें करते हैं। तो आप टेलीग्राम पे थोड़ा जल्दी आना लाइव, और वहाँ पे हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। हाँ माधुरी, हम अभी 6 घंटे वाले स्टूडेंट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखिए चविका कटारिया, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं टीजीटी के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। टीजीटी के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं आपके पीआरटी के बारे में बता सकता हूँ और पार्ट ए के बारे में बता सकता हूँ। तो इस चीज़ के बारे में मैं गलत नहीं बोलूँगा किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, जिस टीजीटी के लिए मेरे को अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। माधुरी, आप अपने वीक सब्जेक्ट को 2 घंटे देते हो, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते ना कि वो वीक सब्जेक्ट जो है वो एक हफ्ते के अंदर ही कवर होकर स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसको टाइम दो थोड़ा, एक मतलब कि कम से कम 1 डेढ़ महीना तक उसको ऐसे ही रखो। 2 घंटे दे रहे हो, 2 घंटे कंटिन्यूसली दो, ठीक है। वेरी गुड भारती। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि शिवानी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 6 से 7 घंटे निकाल लेते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने मेरे को ये बोला कि आप क्या नाम है, मैथ के लिए स्ट्रेटेजी बताइए। मैथ के लिए हम ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो वेट करना होगा। बैकएंड में बहुत ज़्यादा काम होता है। आप कैमरे के सामने डायरेक्ट आके पढ़ाने से पहले भी बहुत सारे पीछे काम होते हैं, तो वो वर्क प्रोसेसिंग में चल रहा है। जो सर हैं जो आपको मैथ पढ़ाएंगे, उनकी पोस्टिंग केरला में है। तो केरला में पोस्टिंग होने की वजह से वहाँ पे लॉकडाउन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ लगा हुआ है कि वहाँ पे अभी भी वो उनको जो सामान चाहिए वीडियो बनाने के लिए वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से आपके मैथ की क्लासेस में डिले हो रहा है। अदरवाइज़ क्लासेस के लिए सर भी रेडी हैं, और उनको कोई कंटेंट के लिए कुछ ऐसा देखना भी नहीं है। वो बहुत परफेक्ट हैं और सिलेक्टेड स्टूडेंट है। टेलीग्राम का टाइम जो होता है वो 9 PM का होता है। निधि, हम डेली टेलीग्राम के बारे में आपको व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं पर्सनली मैसेजेस, और हम स्टेटस पे भी लगाते हैं व्हाट्सएप पे। तो ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि ये ऐसा है कि आपको पूछना चाहिए था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट के बारे में आते हैं। 6 घंटे जो स्टूडेंट पढ़ ले टाइम निकाल सकते हैं, कि जो बच्चे सोचते हैं कि हम 6 घंटे निकाल लेंगे, लेकिन आप हमें बेस्ट स्ट्रेटेजी बता दीजिए। तो अब हम 6 घंटे वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। एक तो जो भी 6 घंटे बच्चा पढ़ेगा, आपको 1.5 से 2 घंटे निकालने हैं सेक्शन बी के लिए। अब आपको 1.5 से 2 घंटे में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 2 घंटे तक वीडियोस ही देखनी है या फिर अपने चैप्टर्स ही रिवाइज करने हैं, बिल्कुल गलत। आपको अपने चैप्टर, तो जो भी आपकी क्लासेस है, जैसे आपने सोच लिया कि मैं रोज़ की 2 क्लासेस रिवाइज करूँगी, आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन पिछला रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है आपकी अप्रोक्सीमेटली 100 क्लासेस बनेंगी सेक्शन बी की, अगर डिटेल में कोई भी कंटेंट पूरा किया जाए सेक्शन बी का, तो वो कम से कम 3 से 4 महीने तो आपका सिलेबस है ही। शॉर्टकट किसी भी चीज़ का चलता नहीं है, और हम शॉर्टकट अपने चैनल पे यूज़ भी नहीं करते हैं। पूजा पूजा, हम उसी के बारे में ही स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। आप लेट ऑनलाइन आए हो लग रहा है, ठीक है। तो सर 6 घंटे के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 क्लासेस आपने सेक्शन बी की रिवाइज़ करनी है। उसके बाद आपको 3 क्लासेस रिवाइज़ करने के बाद मैम की 2 से 3 क्लासेस जो है फास्ट फॉरवर्ड करके वो रिवाइज़ करनी है। मतलब आपको बिल्कुल रट लेना है, उससे ज़्यादा। मतलब कि मैम जो होती है आपकी है, वो एक एक चीज़ डेप्थ में रिवाइज़ करवा रही है, पढ़ा रही है आपको, तो वो आपको डेप्थ में ही समझना है, जिससे आप एप्लीकेशन करना सीख जाओ। और हम वीकली टेस्ट आपका लेते ही हैं। वीकली टेस्ट में भी आपके जो हर तरह के क्वेश्चन मिक्स होते हैं, चाहे वो सीटेट के अंदर आया हो, चाहे वो पीआरटी के अंदर आया हो, चाहे वो यूपी टेट में आया हो, हर तरीके के क्वेश्चन हम मिक्स रखते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे के सारे उसके अंदर रहते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप मार्केट से कोई ऐसी बुक लाएंगे तो उसमें कुछ टफ आ जाएगा। हम सारा कुछ ऑलरेडी कवर कर रहे हैं आपके वीकली टेस्ट के अंदर। आपको वीकली टेस्ट कंटिन्यूसली देना है, और प्लस आपको जो हम उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं सॉल्यूशन के साथ, वो ज़रूर देखनी है। चाहे आपका क्वेश्चन का आंसर सही था या नहीं था, वो ज़रूर देखना है। अभी तक मैंने आपको बोला कि सेक्शन बी के बारे में 1 से 1.5 घंटे के बारे में बताया कि
सॉरी 1.5 से 2 घंटे बोला मैंने आपको पढ़ना है, 1 घंटे से 1.5 घंटे में आप ये कवर कर लेते हो, प्लस आपको आधा घंटा NIOS की बुक्स पढ़नी है, ये कंपलसरी है। NIOS की बुक के लिए आपको बहुत टाइम से समझाया जा रहा है, आप सिर्फ क्लासेस पे ध्यान दे रहे हो। सेक्शन बी भी आप लोगों का डाउन होता जा रहा है, जब से आपको बोला है कि हाँ डेली क्विज होगा, धीरे 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 करके सभी स्टूडेंट्स अपने पार्ट ए के ऊपर फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन सेक्शन बी को छोड़ के, सेक्शन बी को छोड़ना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, आप प्लीज़ समझिए इस बात को। सेक्शन बी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 100 मार्क्स का है, वो इतना ज़्यादा मैटर करता है। आप वो अकेला ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका मैथ या कोई भी एक सब्जेक्ट पार्ट ए का वीक भी रह जाता है, आप नहीं भी पढ़ते हो तो भी सेक्शन बी अपने आप में इतना कंटेंट लेके बैठते हैं कि वो आपका सिलेक्शन इजीली करवा सकता है। सेक्शन बी को कोई भी स्टूडेंट लाइटली नहीं लेगा, चाहे वो 4 घंटे पढ़ रहा है, 6 घंटे पढ़ रहा है या 8 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको 6 घंटे वाले स्टूडेंट को आधा घंटा मिनिमम NIOS को भी देना है, जो 4 घंटे वाले कर रहे हैं वो तो करना ही है, प्लस आधा घंटा NIOS को भी देना है। फिर उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटा मैथ को देना है। जिसके पास लिमिटेड टाइम है वो लिमिटेड टाइम वाले तो 1 ही घंटा मैथ को देंगे, लेकिन आपके पास टाइम उनसे 2 घंटे ज़्यादा है तो आपको 1.5 घंटा मैथ को देना है। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि मैथ को मैं इतना ज़्यादा कंपलसरी क्यों कर रहा हूँ, क्या ऐसा रीज़न है कि मैथ को आपको डेली करना है। मैथ को डेली करने के पीछे रीज़न ये है, सेक्शन बी के अलावा मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये मैथ, रीजनिंग और हिंदी, हाँ ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिलवा सकते हैं। जीएस में कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो यूपीएससी का भी स्टूडेंट हो, अगर मैं यूपीएससी के बच्चे को भी अगर मैं जीएस का कंटेंट दूंगा या एसएससी सीजीएल, तो मैंने खुद किया हुआ है, अगर मैं भी आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करूं तो यूपीएससी वाला भी 17 से ऊपर मार्क्स नहीं ले सकता 20 में से, और सीजीएल का स्टूडेंट मेरे को नहीं लगता 15 से ऊपर एवरेज मार्क्स यही रहते हैं। 13 to 15 एसएससी सीजीएल वालों के लिए और यूपीएससी वालों के लिए 15 to 17, इससे ऊपर मार्क्स स्कोर करना जीएस के अंदर बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अटैम्प्ट करते टाइम ही पहले से पता है कि मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, आप उसको क्विट कर सकते हैं सही आंसर नहीं आया तो। गलत के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दूसरा सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ईजिली बच्चे 20 में से 19 नंबर आराम से निकाल लेते हैं, तो इसलिए रीजनिंग भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा सब्जेक्ट आता है हिंदी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हो सकता है आपको कोई भी ग्रामर का चैप्टर शुरू में डिफ़िकल्ट लगे या थोड़ा सा टाइम ले ले उसको समझने में, लेकिन हिंदी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अभी आपके पास टाइम है, 1 से 1.5 महीने में आपका हिंदी इतना अच्छे से हो जाएगा कि आप 20 में से 18 या 19 मार्क्स उसमें भी ईजिली निकाल सकते हो। निधि, आपका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो उसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैंने बता दिया आपको। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? प्रेरणा अलावत, रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगी। रीजनिंग के लिए मैं आपको बुक्स बताऊंगा अभी, ठीक है, आप उस बुक से करिए, बहुत इजी बुक है वो, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। रीजनिंग के लिए आपको क्लासेस लेके अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन होगा। अगर आप क्लासेस के पीछे भागोगे कि मैं बस क्लास देख लूँ और सिलेक्शन हो जाए, किसी का सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ ऐसे, सेल्फ स्टडी के बिना किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। कंपटीशन बहुत टफ है। 2019 का पेपर उठा के देखो, अगर किसी ने दिया भी होगा पेपर तो उसको पता होगा लेवल कितना ज़्यादा उठ गया है। भारती, मैं तो नोट्स बनाकर पढ़ती हूँ, सेक्शन पहले इसके लिए टेस्ट शुरू करती हूँ। भारती, NIOS के लिए टेस्ट की ज़रूरत नहीं है हमें अलग से करवाने की। मैम जो आपको क्लासेस में पढ़ा रही है उसके अंदर NIOS ऑलरेडी इंक्लूड है, तो अलग से ज़रूरत नहीं है कि हम आपके लिए NIOS को अलग से क्लासेस शुरू करवाएं, या फिर मैम कम से कम 6 से 7 बुक से नोट्स बना के तब आपको पढ़ा रही हैं। तो भारतीय NIOS के लिए फिर से दोबारा कोई आपको क्लास या टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। क्लासेस में ऑलरेडी NIOS इंक्लूड है, प्लस आपके जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी उसका कंटेंट इंक्लूड हुआ है। प्रॉब्लम इज टाइम मैनेजमेंट। सुधा, आपने बोला कि टाइम मैनेजमेंट, मैं सिर्फ लाइव आया ही टाइम मैनेजमेंट के लिए हूँ कि आपको बता सकूँ कि टाइम मैनेज कैसे करना है, और मैंने 4 घंटे वाले के लिए बता दिया, 6 घंटे वाले के लिए मैं बताने लग रहा हूँ अभी ऑलरेडी। बाकी सर हिंदी और रीजनिंग और मैथ में प्रेरणा, NIOS की बुक जो है उसके लिए हमने लिंक भी प्रोवाइड किया था व्हाट्सएप पे, और हर एक स्टूडेंट को किया था और सबने डाउनलोड भी किया है। तो आप प्लीज़ समझिए, हम बार बार हम भी मतलब समझ में नहीं आता है कि एक बच्चे को हमने एक बार नोट्स प्रोवाइड करते हैं, PDF हिंदी की इंग्लिश की प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद 15 दिन बाद स्टूडेंट को याद आता है कि आपने हमें लिंक नहीं दिया, आप हमें दोबारा लिंक दीजिए। हमारे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
हमने NIOS के लिंक भी 2 से 3 बार दिए हैं, PDF भी 2 से 3 बार डाउनलोड करके दे दी है, इंग्लिश की PDF भी दी है आप सभी को। अब आप बार बार मांगोगे तो देखो, आप भी थोड़ा सा देखिए, जो हमारे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आते हैं, लिंक आते हैं, आप उनको पढ़िए, उनको इग्नोर मत कीजिए। माधुरी, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो उसके लिए हम क्विज ऑलरेडी ले रहे हैं, और डेली बेसिस पे क्विज होते हैं, शाम को 9 बजे टेलीग्राम पे क्विज होते हैं। ठीक है गाइज, मैंने अभी आपको बताया जो 6 घंटे पूरे दिन के लिए निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए, मैंने आप सभी को बताया कि आपको सेक्शन बी कैसे यूटिलाइज करना है। और सेक्शन बी के बाद आप सभी को मैथ आपको डेली करना है 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद जीएस में आप लोगों को भी सिर्फ 1 ही घंटा देना है, 1 घंटा फिक्स है, 1 घंटे से ज़्यादा आप लोगों को नहीं देना है। चाहे वो स्टूडेंट दिन के 4 घंटे पढ़ता है, चाहे वो 6 घंटे पढ़ता है या 8 घंटे पढ़ता है, किसी भी स्टूडेंट को पूरे दिन के अंदर 1 घंटे से ज़्यादा जीएस को नहीं देना है, डेली देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं कल अब टाइम दे दूँ, आज मेरे घर पे कोई गेस्ट आ गए और आज ये है वो है, एक्सक्यूजेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती जब तक सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो डेली का 1 ही घंटा देना है जीएस का, चाहे वो 6 घंटे पढ़ रहे हैं तब भी आपको जो अपना टाइम बढ़ाना है वो मैथ में बढ़ाना है, सेक्शन बी में बढ़ाना है। फिर उसके बाद चौथा सब्जेक्ट है आपका, 1 घंटा आपको रीजनिंग या हिंदी को देना, मतलब ऑल्टरनेट बेसिस पे चलना है। एक दिन आप 1 घंटा रीजनिंग को दीजिए, नेक्स्ट डे आपको 1 घंटा जो देना है वो अपना हिंदी को देना है। तो इसी हिसाब से आप ऑल्टरनेट बेसिस पे ऊपर नीचे करते रहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है और रीजनिंग मेरा ठीक ठाक है, तो आप 2 दिन लगातार हिंदी कीजिए और 1 दिन रीजनिंग को कर दीजिए। उसी का वाइस वर्सा आपको यूज़ करना है। अगर आपको लगता है मेरा हिंदी फिर भी थोड़ा ठीक है लेकिन मेरा रीजनिंग नहीं कर सकती, तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग आपको 2 दिन करनी है और 1 दिन आपको हिंदी करना है। भारतीय एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो पूरा दिन एनसीईआरटी के अंदर ही निकाल दोगे। जीएस के लिए एनसीईआरटी कोई मत यूज़ करो। सिर्फ देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, 50 में से 35 मेरे मार्क्स आ गए थे कि सिर्फ और सिर्फ मैं लूसेंट पढ़ के गया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके गया था, इतने में मेरा इतना स्कोर आ गया। और जो बंदा पूरे दिन एनसीईआरटी पढ़ के तैयारी करेगा, आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है। यूपीएससी की तैयारी करनी है तो फिर उसका अलग पैटर्न होता है सब कुछ, उसमें जीएस के लिए आपको इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना, आप बाकी सब्जेक्ट में इतना टाइम दीजिए प्लीज़। उसके बाद आपके 5 घंटे कवर हो गए हैं 6 घंटे वालों के, और 1 घंटा आपको देना है इंग्लिश को। 1 घंटे में क्या करना है, आधा घंटा आपको ग्रामर को देना और आधा घंटा वोकैब को देना। वोकैब हम डेली क्विज के साथ करवा ही रहे हैं, मतलब आपकी क्विज में हम डेली 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस करवा रहे हैं। जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे तो हम उससे आगे 1 वर्ड में चलते रहेंगे। इंग्लिश के अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, एक होती है वोकैबलरी, दूसरी होती है ग्रामर। ग्रामर को आपको आधा घंटा देना है और आधा घंटा आपको वोकैबलरी को देना है, तो इंग्लिश आपका पूरा कवर हो जाएगा। मैं आप लोगों को फिर से 6 घंटे वालों के लिए इन शॉर्ट सब कुछ कवर कर देता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, आपको 1.5 से 2 घंटा देना है सेक्शन बी को। सेक्शन बी में आपको अप्रोक्स 1 से 1.5 घंटा आपको निकालना है अपनी 2 से 3 क्लासेस रिवाइज करने के लिए जो आपने नोट्स बनाए हैं, प्लस आप लोगों को मैम की क्लासेस देखनी है फास्ट फॉरवर्ड स्पीड पे, जिससे कोई भी ऐसा पॉइंट ना रह जाए और आपको हर एक पॉइंट रट जाए। जितनी बार आप रिपीट करोगे आपके पॉइंट रटते जाएंगे। प्लस रिपीट करने से ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने नोट्स में बनाया कुछ छूट ना गया हो तो वो भी आप दोबारा देखने से कवर कर लोगे। दूसरा, मैंने आपको बोला कि 1 से 1.5 घंटा आपको मैथ को देना है और वो डेली बेसिस पे देना है। तीसरा, मैंने आपको बोला 1 घंटा जीएस को देना है। चौथा, मैंने आपको बोला कि 1 घंटा रीजनिंग और हिंदी में से किसी एक सब्जेक्ट को देना है। वो हर किसी का वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, आपको देखना है कि आपको रीजनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है या हिंदी की ज़्यादा ज़रूरत है। एक दिन मतलब ऑल्टरनेट बेसिस पे करिए हिंदी और रीजनिंग को 1 घंटे में। फिर उसके बाद मैंने बोला 1 घंटा आपको इंग्लिश को देना है। उस 1 घंटे का भी सब डिवीज़न किया मैंने, आधा घंटा आप ग्रामर को दीजिए प्लस आधा घंटा आप वोकैबलरी को दीजिए। ठीक है, और जैसे कुछ हाउस वाइफ्स हैं, मैं आप लोगों को एक छोटी सी सजेशन दूंगा कि जब आप किचन में काम कर रहे होते हो, बहुत कम माइनर वॉल्यूम में आप चाहो तो कोई भी वीडियो को प्ले कर सकते हो। अगर आपका फोकस पूरा का पूरा खाना बनाने में भी है तो भी अगर आपका फोकस 19-20 में, जैसे गाने सुनते हुए कोई काम करते हैं, प्रेस करते हैं या फिर खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप उस टाइम पे, मैं बोलूँगा आपका एडवाइस यही करूँगा कि आप उस टाइम पे गाने सुनने के बदले क्लासेस देखिए। 3 महीने आप जो आपका 100% है आप लोगों को वो देना है। 3 महीने आपको कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना और मेहनत का कोई शॉर्टकट है भी नहीं। अगर आप नहीं करोगे तो आपका कॉम्पिटिटर वो चीज़ कर लेगा, आपकी जॉब नहीं लगेगी, आपके कॉम्पिटिटर की लग जाएगी। हम अपने यहाँ से जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो सभी के लिए बराबर कर रहे हैं, लेकिन
एफर्ट्स करने के बाद जो आउटपुट है वो तो आप ही लोगों को निकालना है, और वो आपके अपने एफर्ट्स ही काम आएंगे उस चीज़ के अंदर कि आप कितना उसका आउटपुट निकाल सकते हो। हम सभी के लिए इक्वली मेहनत करते हैं, मैम सभी के लिए इक्वली वीडियोस बनाती है, मैं सभी का जो क्विज लेता हूँ वो सभी का इक्वली लेता हूँ। तो मैथ के सर भी जो पढ़ाएंगे वो सेम कंटेंट सभी स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा और कुछ का हो सकता है कि अपनी ही मिस्टेक की वजह से वो इधर उधर टाइम, मतलब फेसबुक में लग गए, व्हाट्सएप में लग गए, इसकी शादी है उसकी शादी है, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करोगे तो कोई भी आउटपुट नहीं निकाल सकता। अब लास्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। लास्ट कैटेगरी वो आती है जो दिन में 8 घंटे भी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। मैं एक बार बात कर लेता हूँ, मैक्सिमम एग्जाम में कितने क्वेश्चन का टारगेट लेकर चले कि अटेम्प्ट करें। देखो माधुरी, ये जो आप बोल रहे हो कि मैक्सिमम हम एग्जाम के अंदर कितना टारगेट करें, कोई भी चीज़ों का पहले से टारगेट नहीं होता है। टारगेट मेहनत का होता है कि आप 1 से 2 हफ्ते के अंदर आप अपना टारगेट लेके चलो कि मेरे को ये सब्जेक्ट इतने लेवल तक कवर करना है। आपको वो सब्जेक्ट कवर करना है और अपना 100% देना है। एग्जाम के अंदर क्या आएगा ये तो किसी को भी नहीं पता। क्या पता आपका मैथ इस लेवल का आ जाए कि आप अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो वही बहुत ज़्यादा है, और क्या पता मैथ इतना ज़्यादा इजी आ जाए कि वो आप 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते थे। तो मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता ना कि मैथ में आपको 15 करके ही आने हैं इन एनी हाउ, या फिर आपको 20 करके ही आने हैं। अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है गाइस तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट आता है। आप कभी भी नर्वस मत होइए, मतलब कि आप नर्वस हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आप पेपर कर रहे हो, आप अपने घर से, मैं सभी को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप घर से इतना हार्ड वर्क करके चलिए कि अगर मान लीजिए पेपर टफ भी आता है तो पेपर को करते हुए आप लोगों को ये फील होना चाहिए कि जो चीज़ मेरे लिए डिफ़िकल्ट है वो हर एक स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट है, सिर्फ मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब कि अगर सेक्शन बी डिफ़िकल्ट आया तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जितना कंटेंट मेरा कॉम्पिटिटर पढ़ सकता है उससे ज़्यादा कंटेंट मैं भी पढ़ के आया हूँ। तो आप लोगों को यही सोचना है कि मेरे कॉम्पिटिटर से मेरे को आगे निकलना है। ये 10th क्लास नहीं है, 12th क्लास नहीं है कि आप जितना पढ़ोगे आपकी परसेंटेज अच्छी आ जाएगी। यहाँ पे परसेंटेज का कोई मैटर नहीं करता। तो माधुरी, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पे मैटर करता है कि आपके कॉम्पिटिटर से आपको आगे निकलना है। बस ये रेस है और इसमें आपको अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ना है। चाहे आप अब वो कैसे छोड़ोगे वो इसी तरीके से छोड़ा जा सकता है, जब आप अपनी तैयारी पूरी 100% करके जाओ और वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सको वो मैक्सिमम करो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। सेक्शन भी हो सकता है कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाए, 100 क्वेश्चन में से आप 60 ही क्वेश्चन कर पाओ, और इतना ईजी भी आ सकता है कि आप 100 के 100 क्वेश्चन करके आ जाओ। तो घर से कभी भी इन चीज़ों का टारगेट नहीं करके जा सकता कोई भी। सर रीजनिंग हो जाती है उसमें टाइम लगेगा। देखिए सुधा, आपने बोला कि रीजनिंग हो जाती है लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप जैसे कोई भी प्रैक्टिस सेट पेपर करते हो तो प्रैक्टिस सेट पेपर का एक टाइम बाउंड करके, मतलब कि आप प्रैक्टिस सेट पेपर एक टाइम बाउंड करो। जैसे कि 20 क्वेश्चन है तो आप उसमें शुरुआत में 15 मिनट 18 मिनट ले लो कि 18 मिनट में मेरे को पूरा रीजनिंग का सेक्शन करना है। तो रीजनिंग का सेक्शन हो सकता है कि आपका 15 मिनट में पूरा कंप्लीट भी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि आपका 18 मिनट में भी कंप्लीट ना हो। तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी होती है, आपको पूरे दिन का 1 घंटा मैंने बोला है कि आपको रीजनिंग का देना है। तो आपने 20 मिनट अगर उसको सैम्पल पेपर को करने में किया भी है तो बाकी का 1 घंटा डेली एक चैप्टर करना है आप लोगों को। मतलब चैप्टर कैसे करना है आपको कि आप आधा घंटा सैम्पल पेपर करोगे, सैम्पल पेपर करने के बाद आप सबसे पहले कोई एक क्वेश्चन ऐसा ढूंढो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम किसमें लिखा है। अगर मान लीजिए जैसे नंबर सीरीज़ होता है, नंबर सीरीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने सैम्पल पेपर खत्म किया आधे घंटे के अंदर, मतलब कि 15 से 20 मिनट में आपने सैम्पल पेपर किया, 10 मिनट में उसको एनालाइज कर लिया, तब भी आपके पास आधा घंटा बच रहा है। तो आपको अपना डेली का आधा घंटा जो बचा हुआ है वो उस सब्जेक्ट को या उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करने में करना है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग आपने एक बार ही कर लिया और बस डेली सैम्पल पेपर करना है। आप उस चैप्टर को डेली टाइम दो जो आपका वीक है, मतलब कि उससे आपकी स्पीड धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। पूजा, मेरे को समझ में नहीं आया, साइकोलॉजी के लिए एनसीईआरटी किसने बोली आपको करने के लिए? हमने कभी आपको कभी नहीं बोला कि आप एनसीईआरटी करिए। सर सेक्शन वाइज भी क्वालिफाई करना नहीं, साची सेक्शन वाइज क्वालिफाई नहीं करना होता है। सेक्शन ए पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों का टोटल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए सर। नहीं थे सर, बेस्ट बुक बता दो रीजनिंग का। हाँ, मैं अभी आपको सभी सब्जेक्टों की सारी बुक्स बताऊंगा निधि। मैं आपको रीजनिंग की भी बताऊंगा, इंग्लिश की, हिंदी की, सभी सब्जेक्ट की बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। साची आई मीन बहुत पार्ट है कुछ।
नहीं साची की कोई मिनिमम का ऐसा कोई अभी तक इन्होंने नहीं किया है कि आपको इतने मार्क्स लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सेक्शन बी में भी नहीं है, सेक्शन ए में भी नहीं है। ये बैंकिंग में होता है, लेकिन अभी तक एसएससी में या फिर डीएसएसबी के पेपर में अभी मिनिमम क्वालिफाई करने वाला ऐसा कुछ चक्कर नहीं आया अभी। ये निधि आपने 40:40 जो लिखा है मेरे को समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा है, क्या आप पूछना चाहते हो। ठीक है गाइज, अब हम 8 घंटे वालों के बारे में बात करते हैं कि जो स्टूडेंट दिन के 8 घंटे पढ़ाई के लिए दे सकते हैं। देखिए गाइज, आपको 2 से 3 घंटे सेक्शन बी को डेली देने हैं। कैसे देने हैं 2 से 3 घंटे, वही सेम चीज़ मैं आपके लिए भी रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको 2 से 3 आपको डेली की क्लासेस जो है वो रिवाइज करनी है, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं आपको वो रिवाइज करना है। उसके बाद आपको जो आपने जिस चैप्टर को आपने रिवाइज किया है उन्हीं मतलब 3 क्लासेस को, 2 क्लासेस को, जितना भी आपका टाइम मैनेज हो पाता है उन क्लासेस को आप पूरा, अगर डिटेल में मैम की क्लासेस नहीं देख सकते तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, उससे आपकी रिवीजन होगी। और मतलब कि क्या होता है, बुक से पढ़ने में और किसी के समझाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप अगर उन नोट्स को रिवाइज करोगे और वही चीज़ मैम के समझाए हुए तरीके से बार बार समझोगे तो वो आपके माइंड में इतने तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा कि आप उसमें एप्लीकेशन करने ही सीख जाओगे। और उसके बाद बाकी का जो टाइम है, जैसे आपके 2 घंटे कवर हो गया, आपको बाकी का जो 1 घंटा है वो NIOS की बुक को पढ़ने में करना है। मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको NIOS की बुक पढ़नी है, NIOS की बुक पढ़नी है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का भी जो पेपर है उसमें NIOS को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी, उसमें से क्वेश्चंस पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे, घुमा फिरा के भी पूछे। तो इसलिए NIOS की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको टाइम दोगे तो आपको खुद के स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगी, आपके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, मैम ने जितना समझाया उससे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप NIOS की बुक करोगे। और NIOS की बुक कोई हवा नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप समझिए, NIOS की बुक से ऑलरेडी आपके नोट्स बनाए गए हैं, नोट्स बनाने के बाद आपको ऑलरेडी उस लेक्चर के अंदर NIOS ऑलरेडी कवर की जा रही है। तो NIOS में पढ़ के आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होने वाला है कि आपको कुछ नया दिख जाएगा। NIOS के अंदर सब कुछ वही मिलेगा जो आप ऑलरेडी क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हो और जो आपने नोट्स बनाए हैं। लेकिन फ़ायदा ये है कि जब बंदा खुद रीडिंग करता है तो पेपर जो आता है, पेपर की लैंग्वेज कभी कभार इतनी डिफ़िकल्ट होती है, इतनी घुमा फिरा के होती है कि आपने नोट्स जो बनाए वो अपनी लैंग्वेज में बनाया है, बहुत ईजी लैंग्वेज में कर लिए। जो मैम ने समझाया वो भी आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो मैम नहीं वहाँ पे आएगी समझाने के लिए कि इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, वो आपको खुद समझना है। और आप उस क्वेश्चन का मीनिंग तभी समझ पाओगे जब आपने बुक्स को पढ़ा होगा, तो आप बुक्स की लैंग्वेज को समझोगे और उसी वही लैंग्वेज समझने की कोशिश करोगे जो लैंग्वेज आपको एग्जाम के अंदर समझनी है। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको 1.5 से 2 घंटे मैथ को देने हैं। मैं उन स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जो दिन के 8 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको 1.5 से 2 घंटे मैथ करना है। कैसे करना है मैथ, मैंने आपको बताया कि जो सबसे इजी आपको चैप्टर लगता है, चाहे वो परसेंटेज लगे, चाहे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगे, एवरेज लगे, या एज वाला जो चैप्टर होता है वो लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप स्टार्ट करें और मोटिवेटेड रहें। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बंदे 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर क्विट कर देते हैं। और आप उस चीज़ की टेंशन मत लो, क्विट मैं नहीं करने दूंगा आपको। मैं डेली टेलीग्राम पे आप लोगों को टाइम देता हूँ, उसका सिर्फ मोटिव ही यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रहें और अपनी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को भी 1 घंटा जीके को देना है। जीके को 1 घंटे से ज़्यादा किसी भी स्टूडेंट को नहीं देना है। उसके बाद आपको भी सेम पैटर्न यूज़ करना है। 1 घंटा आपको रीजनिंग या हिंदी को देना है। आप ऑल्टरनेट डेज में भी दे सकते हो सकता है कि आप एक दिन दे रहे हो रीजनिंग को 1 घंटा और दूसरे दिन दे रहे हो हिंदी को 1 घंटा, और बाकी जो आपका सब्जेक्ट वीक है आप उस हिसाब से अपना टाइम दीजिए। चौबी का जनरल सेक्शन में 40% लाने होते हैं दोनों पार्ट में। जनरल में 40% लाने होते हैं, जनरल में लाने होते हैं मतलब मैं समझा नहीं, आप पार्ट ए की बात कर रहे हो चौबी का या पार्ट बी की बात कर रहे हो? NIOS की बुक से ही सारे क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। हाँ भारती, लास्ट ईयर NIOS से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं आए थे। अगर आप लाइन टू लाइन ढूंढोगे तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन घुमा फिरा के पूछे हुए थे। और आप टेंशन मत लीजिए, NIOS पूरी की पूरी NIOS आपकी क्लासेस जो मैम पढ़ा रही हैं उसके अंदर ऑलरेडी कवर है NIOS। उसके अलावा भी 3-4 बुकें हैं जो ऑलरेडी आपकी क्लासेस के अंदर कवर हो रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यस, दोनों में 40 लाने होते हैं सेक्शन वाइज। ओके, लास्ट टाइम क्राइटेरिया देखिए निधि, अभी तक मैंने कोई ऐसा क्राइटेरिया पढ़ा नहीं है, उन्होंने अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन इस बार की निकाली नहीं है।
और हो सकता है कि निधि आप सही कह रहे हो कि 40% पार्ट ए में लेके आने होते हैं, तो पार्ट ए में 40% वैसे भी आएंगे। ये बहुत बेसिक है, मतलब आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आपका 40% भी स्कोर नहीं आएगा, आप खुद सोचिए आप कहाँ मैथ में 20 में से 20 लाने की मेहनत कर रहे हो, हिंदी में 20 में से 20, रीजनिंग में 20 में से 20, प्लस आप जीके में कम से कम 13 से 15 नंबर लाने के लिए कर रहे हो। उसके बाद आप रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर करने के लिए कर रहे हो, जीके में मतलब इंग्लिश में भी आप स्कोर कम से कम 15 स्कोर करोगे। तो ये 40% ये छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर किसी भी स्टूडेंट को ये 40 वाला रेशो के ऊपर तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। आपका जब लेवल ही इतना ज़्यादा हाई है, आप इतने अच्छे लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो, ये छोटी चीज़ों पे 40% के लिए क्यों सोच रहे हो? कभी भी आपको लग रहा है कि 80 नंबर की कट ऑफ गई है किसी के लिए भी? मेरे को नहीं लगता। आजकल आज तक 200 में से 80 मार्क्स की अभी रिसेंटली जो लेवल आ रहा है और जो कंपटीशन चल रहा है 80 मार्क्स की किसी कट ऑफ जारी होगी। इन चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैटर नहीं करती। सूर्या, अगर पार्ट ए में 40 नंबर नहीं आए तो सेकंड पार्ट ये नहीं करते, इसमें रूटीन। यार सूर्य, आप मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप 40 मार्क्स नहीं लेके आओगे क्या? पार्ट ए इतना बड़ा 100 में से आप 40% भी नहीं लेके आओगे तो आप मेहनत ही क्यों कर रहे हो? 40 रेशो मेरे को आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है 40 पर। यार 40 रेशो तो वो सोचेगा ना जिसकी 80 की कट ऑफ लेके आनी होगी। आपके लिए मैटर क्या करता है 40? आप कम से कम 70 से 80 मार्क्स लाने के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप 40 मार्क्स की टेंशन ले रहे हो पार्ट ए के लिए और पार्ट बी के लिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को लग रहा है कि वो पार्ट ए में 40 नहीं लेके आएगा तो उसका पार्ट बी भी काउंट नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ बोल रहा हूँ कि पार्ट ए की आप तैयारी ही मत करो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आप 40% नहीं लेके आओगे, ये ऐसे तो बोला जाता है कि क्या नाम है, आपको एसएससी के अंदर भी 30 या 33% लेके आनी चाहिए। क्या कभी आज तक किसी का सिलेक्शन हुआ है 30 या 33% लेके आने से? कम से कम 80 से ज़्यादा परसेंट लेके मार्क्स लेके आने होते हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो ये छोटी चीज़ों पर फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो सोच के। और माधुरी, सीट 100% आएगी, ठीक है? आप सीट की टेंशन मत लो, सिलेक्शन तो 100% होगा ही होगा। जब तक नहीं होगा तब तक हम रुकने वाले भी नहीं हैं। मोटिवेशन की बात रही, वो मैं डेली करवाऊंगा। स्ट्रैटेजी के लिए मैं डेली टेलीग्राम पे आता हूँ, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी आती भी है। और ये किसी मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा, मैं हर एक स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। किसी भी तरह किसी भी एक पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आती है, आप टेलीग्राम पर डिस्कस कीजिए। मैं हर किसी को टाइम भी देता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ, ऐसे इग्नोर नहीं करता। स्टडी से रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। सर जीके का टॉपिक एक दिन पहले सेट निधि, एक दिन पहले ही जीके का टॉपिक बताया जाता है टेलीग्राम पे, डेली एक दिन पहले ही बताया जाता है। निधि, आप टेलीग्राम पे नहीं हो क्या? सर 40 मार्क्स। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो दिन के पूरे 8 घंटे निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए, मैं उनके लिए एक बार रफली रिपीट कर रहा हूँ। 2 से 3 घंटे आप लोगों को सेक्शन बी के लिए निकालने हैं, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको दूसरा 1.5 घंटा आप लोगों को निकालना है मैथ के लिए। डेली 1.5 घंटा आप लोगों को मैथ को देना ही है अपने। हम मैथ को इसलिए ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, मतलब रेगुलर टाइम दे रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 20 में से 18 या 19 नंबर बड़ी आराम से निकाले जा सकते हैं। और आपको किसी चैप्टर में डिफ़िकल्टी भी है तो आपकी क्लासेस यूट्यूब पे बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है मैथ की, तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। जीके के लिए 1 घंटा डेली देना है आप लोगों को। 1 घंटा आपको रीजनिंग और हिंदी दोनों को ऑल्टरनेट टाइम पे देना है। एक दिन आपने रीजनिंग करनी है 1 घंटा, दूसरे दिन हिंदी करनी है 1 घंटा। फिर उसके बाद आपको 1 घंटा, आपको 1 से 1.5 घंटा आप लोगों को इंग्लिश को देना है। और मैंने आप लोगों को बताया 50% टाइम आप लोगों को देना है ग्रामर को, 50% देना है वोकैबलरी को। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दोनों ही ग्रामर एंड वोकैबलरी दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, और दोनों ही इक्वल ही मार्क्स की आती है। वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग होगी, आपके पैसेज भी अगर आ जाता है आप पैसेज भी बहुत इजीली कर पाओगे। ग्रामर अच्छी होगी, आप ग्रामर का पोर्शन बहुत अच्छे से कर पाओगे। ग्रामर में भी 2 से 3 वैरायटी में पूछा जाता है। को ये ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना कि आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रटने के लिए बैठ जाओ। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप बाद में करना इंग्लिश सब्जेक्ट के, पहले आप वन वर्ड कर लो, इडियम एंड फ्रेजेस कर लो, इसमें मार्क्स सिक्योर कर लो। और वन वर्ड के साथ ही आपके एंटोनिम सिनोनिम्स भी कवर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एंटोनिम सिनोनिम्स को अलग से टाइम दोगे तो ही आपका ये सेक्शन कवर होगा। ये वन वर्ड के साथ आपका एंटोनिम सिनोनिम्स ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है।
निधि आप ये बताओ, आप बोल रहे हो कि मैं टेलीग्राम पे हूँ लेकिन नोटिफिकेशन ऑफ की हुई है। अगर आपने नोटिफिकेशन ऑफ की हुई है तो इसमें बाकी स्टूडेंट की तो गलती नहीं है ना। या ये तो इतना टाइम निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम इंडिविजुअली हर एक को मैसेज कर करके बताएं टेलीग्राम पे कि भाई आपका कल इस चीज़ का टेस्ट है। ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा किसी के लिए भी, कोई स्टूडेंट भी नहीं कर सकता और हम भी नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। नोटिफिकेशन आप ऑन करिए अगर आपको नोटिफिकेशन अगर आपने ऑफ की हुई है तो। प्लस हम व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन देते हैं, स्टेटस पे भी लगा रहे हैं, हर क्लासेस के बारे में, टेस्ट के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं। थोड़ी सी अपनी मेहनत को बढ़ा लीजिए, ठीक है गाइस। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है कि 4 घंटे वाले, 6 घंटे वाले और 8 घंटे वालों को अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रैवलिंग टाइम को हर एक स्टूडेंट, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, ट्रैवलिंग टाइम को बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रैवलिंग टाइम को यूज़ करें। आप कान में हैंड्स फ्री लगा लेते हैं, चाहे आप वो ई रिक्शा के अंदर जा रहे हैं या आप बस के अंदर जा रहे हैं, चाहे आप मेट्रो के अंदर जा रहे हैं, कोई भी पब्लिक कन्वेंस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम है। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना ज़्यादा आप सिलेबस कवर कर पाओगे और जितनी जल्दी कर पाओगे, जितना जल्दी आप सिलेबस को कवर कर लोगे उतनी ही जल्दी आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल पाएगा, आप उतना जल्दी रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे। कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोच रहे कि मैंने एक बार बुक कर दी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, इतने से काम नहीं चलता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं भी आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आप लोगों को टॉप 10% स्टूडेंट में कैसे आना है। लेकिन टॉप 10% से लेके टॉप 1 और 2% जिनका सिलेक्शन होने वाला है, उन स्टूडेंट तक पहुँचने के लिए आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिवीजन बहुत बार करें और सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा करें। लेकिन वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस चीज़ को आपको टाइम कम देना है और किस चीज़ में टाइम आप लोगों को ज़्यादा देना है कि आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ। प्लस सैम्पल पेपर कैसे यूज़ करना है वो चीज़ मैं आपको तभी बताऊँगा जब वो टाइम आएगा, ठीक है। सर पार्ट बी का 100 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट करवा देना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। सुबह का आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम अपने आप लेके चल रहे हैं, तो ठीक है, हम उस चीज़ पे वैसे भी आपने बोला है, ठीक है, वैसे भी हमारे माइंड में है ये सारी चीज़ें हम करवाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया। डेली आपको सेक्शन बी को टाइम देना ही है, रिवाइज भी करना है। प्लस क्लासेस को अगर पूरी डिटेल में नहीं देख सकते तो फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देखिए, लेकिन ज़रूर देखिए। रिवीजन के टाइम में शॉर्टकट मत मारिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आगे की क्लासेस तो देखनी है, प्लस पीछे की रिवाइज ज़रूर करनी है। फिर उसके बाद गाइस, आप लोगों में से किसी ने भी मेरे को बर्ड्स आई व्यू ये नहीं बताया कि इसका मीनिंग क्या होता है। बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग पूछा था मैंने आपको, जैसे ही हम लाइव आए थे मैंने आप सभी से पूछा था कि बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग क्या होता है तो फिर मैं ही बता देता हूँ। ईडीएम एंड फ्रेसिस सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे पढ़ भी रहे हैं। क्या होता है बर्ड्स आई व्यू का मतलब? ईगल आई का मतलब पता है क्या होता है? ईगल आई, ईगल, बाज, बाज की नज़र। चलो हिंदी में पूछ रहा हूँ, बाज की नज़र का मीनिंग क्या होता है? बाज की नज़र। सुधा बिल्कुल सही बोला आपने। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ओवरव्यू, मतलब कि हर एक चीज़ को मतलब नॉर्मल तरीके से देखना। और बाज की नज़र होती है कि पैनी नज़र से देखना कि सामने वाले की कोई भी चीज़ लैक ना कर जाए, कोई भी चीज़ ऊपर या नीचे ना निकल जाए, बहुत ध्यान से किसी भी चीज़ को देखना, ठीक है। तो इस ये आप लोगों को बाज की नज़र रखनी है अपने टाइम के ऊपर और अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर, ठीक है। कि आपका एक भी मिनट अगर आप कहीं से निकाल सकते हो, चाहे वो मोबाइल यूज़ करते हुए निकाल सकते हो, मतलब किसी के साथ बैठे हुए हो, वो आपका फ्रेंड बातें कर रहा है या इधर उधर ध्यान, मतलब कि मतलब आपका ध्यान कहीं पे भी, आप मूवी देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो साथ में, आपको मैं यही बोलूँगा कि अगर आप टाइम निकाल सकते हो, मोबाइल के अंदर हर एक चीज़ की पीडीएफ रखो और जहाँ पे 2 मिनट का टाइम मिले रिवाइज करना शुरू कर दो, बेशरम हो जाओ। 3 महीने के लिए आपको वो करना है जो आपने अपनी लाइफ में नहीं किया। देखो, गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में डिफरेंस क्या है? गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी जो आपको पूरी लाइफ में करनी पड़ती है, मतलब पूरी लाइफ की मेहनत एक बारी में करनी है और पूरी लाइफ टेंशन फ्री रहना है।
या दूसरा तरीका ये है कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत कभी भी मत करो और पूरी लाइफ मेहनत करो। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को माइंड में रखो, पूरी लाइफ की मेहनत एक ही बारी में करनी है। एक एक टाइम, एक एक मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। कोई अभी तक, ये कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं 1 अगस्त, कोई बोल रहा है नवंबर में होगा, कोई बोल रहा है जनवरी में पेपर होगा। ये फालतू के रूमर्स पे ध्यान मत दो गाइस। आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। इवन अभी तो हमारे सीएम केजरीवाल जी भी नहीं बता सकते कि कोरोना या कोविड की वजह से आपका एग्ज़ाम कब हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने आपका ये वाला पीजीटी के जो एग्ज़ाम है वो अभी से ही कर दिए, 8 तारीख से पोस्टपोन करके और एकदम से 25 तारीख से ही स्टार्ट कर दिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी का एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा लंबा पोस्टपोन होने वाला है। तो आप तैयारी जितने ज़्यादा इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लोगे उतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि अचानक से अगर आपको पता भी चलता है कि नोटिफिकेशन आ गई है या फिर अब आपका क्या नाम है 15-20 दिन बाद पेपर शुरू भी हो रहा है, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा और लास्ट मोमेंट पे तैयारी कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पाता है गाइस। ठीक है सर, जब नोटिफिकेशन आई थी तो मैं कहीं कहीं घंटे पढ़ने लगी थी, लेकिन अब मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ। मंजू, अगर आप आज के टाइम में नहीं पढ़ रहे हो, एक तो डेली हम टेलीग्राम पे जो क्विज करते हैं उससे ज्वाइन करो, आपको अपने कॉम्पिटिटर का पता चलेगा, आपको कंपनी अच्छी मिलेगी। दूसरा, हम मोटिवेशन से रिलेटेड भी बातें करते हैं मंजू, तो टेलीग्राम पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मोटिवेटेड रहोगे और आपको डेली के टारगेट मिलेंगे कि डेली आपको एटलीस्ट इतना पढ़ना है, तो आप कनेक्ट रहोगे, इधर उधर आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक यूज़ करनी है। ठीक है, बुक्स के लिए अभी भी कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हिंदी की कौन सी बुक थी, एग्जैक्ट बुक बता दीजिए हमें, या फिर रीजनिंग की कौन सी बुक है वो हमें बता दीजिए। तो हम बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अब। ठीक है, तो गाइज एक ये वाली बुक है, इस बुक को देखिए, ये बुक रीजनिंग की बुक है। इसमें सैम्पल पेपर नहीं है, लेकिन आपको कोई भी चैप्टर अगर करना है तो एक एक करके इस बुक से चैप्टर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये वाली बुक है, ये केडी कैंपस की बुक है। इस केडी कैंपस की बुक को अच्छे से करिए, हर एक चैप्टर इसमें अच्छे से समझाया है। और जब ये वाली बुक के आपके चैप्टर्स कवर हो जाएंगे उसके बाद हम सैम्पल पेपर कर लेंगे। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स की रीजनिंग ऑलरेडी कवर है, सभी स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगा जिसकी स्पीड नहीं आ रही है कि आप आधे घंटे से ज़्यादा सैम्पल पेपर में आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन का आपका सेट होता है या 25 क्वेश्चन का। अगर आप CGL का या कोई और पेपर भी आप अटैम्प्ट कर रहे हो सैम्पल पेपर एज अ प्रैक्टिस के लिए भी, या CHSL का, तो भी 25 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपके 15 से 20 मिनट में सैम्पल पेपर हो जाएगा। उसके बाद आप आधा घंटा डेली एक चैप्टर को दीजिए, आपकी स्पीड डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है ये हिंदी की बुक है। गाइज ये वाली हिंदी की बुक में मोर देन सफिशिएंट सैम्पल पेपर दिए हुए हैं। ग्रामर तो पढ़ाया ही है, ग्रामर के हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया है, समझाया है, प्लस इस वाली बुक के अंदर इतने ज़्यादा सैम्पल पेपर दिए हुए हैं कि आप डेली जब आप चैप्टर करोगे, चैप्टर करने के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है कि पीछे का सैम्पल पेपर भी अटैम्प्ट करना है। आपको ये चीज़ नहीं सोचनी कि ये तो उस एग्ज़ाम में आया, DSSB में नहीं आया, हम तो सिर्फ सैम्पल पेपर PRT वाला ही करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। PRT का लेवल आज के टाइम पे बढ़ चुका है, DSSB अपना लेवल बढ़ा चुका है। 2019 के बाद से जितने भी सेट पेपर आए हैं उसके लेवल बढ़ चुके हैं। आप 2018 वाले सैम्पल पेपर से तैयारी बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपको किसी को भी नहीं बोलूँगा कि आप 2018 वाले प्रीवियस ईयर पेपर से तैयारी कीजिए, उसका लेवल बहुत ज़्यादा लो था। 2019 में बहुत इंप्रूव हो गया है। ठीक है गाइस, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लूसेंट की जीके की कौन सी बुक पढ़नी है। मैं बार बार सभी को बताता हूँ, लूसेंट की ये वाली बुक है GS की, आप सभी को GS की ये वाली बुक पढ़नी है। ठीक है, और इस जो हम क्विज करते हैं डेली, जो आपका क्विज होता है टेलीग्राम पे, वो इसी बुक से होता है। तो आप इस बुक को ज़रूर कवर कीजिए धीरे धीरे करके। ये टॉपिक वाइज हम देते हैं, जैसे एक एक दो दो टॉपिक करके हम सब्जेक्ट के देते हैं, और टेलीग्राम पे डेली क्विज रखते हैं। डेली बेसिस पे क्या होता है, डेली धीरे धीरे आपकी बुक कवर हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा ये बुक आपकी कब में ख़त्म हो गई। तो इस वाली बुक से आप जीके पढ़िए। और ये लास्ट बुक मैं आपको इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ, ये इंग्लिश की बुक है प्लेन टू पैरामाउंट, जिससे हम डेली जो इवनिंग टाइम पर टेलीग्राम पे जो हमारा हम क्विज लेते हैं वो इस वाली बुक को यूज़ करके लेते हैं। तो इस वाली बुक में पूरा डिटेल में ग्रामर पढ़ाया हुआ है, इसके अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी है, इसके अंदर इडियम एंड फ्रेजेस भी हैं। और गाइज अगर इस वाली बुक का आपको लेटेस्ट अगर कोई एडिशन मिलता है तो आप लेटेस्ट लीजिए। ये 2019 वाला एडिशन है, हो सकता है आपको 2020 का लेटेस्ट एडिशन भी मिल जाए, लेकिन लेटेस्ट एडिशन उसी को खरीदना है जिसके पास ये बुक नहीं है। जिसके पास ये बुक है उसको दोबारा से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पूरी बुक के अंदर मुश्किल से 5% का भी चेंज नहीं होता है जो नई बुक आती है।
ठीक है गाइज। तो ये हमने बुक्स को भी सभी को कवर कर दिया। अगर बुक से रिलेटेड अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। निधि, अगर आपकी बुक थोड़ी अलग है तो आप देखिए कि वो एडिशन कौन सा है। ठीक है, हो सकता है आपका 2013 या 14 एडिशन हो। जो इंग्लिश की बुक है उसका सेम ही कवर आता है, और इवन लूसेंट की जो जीएस की बुक है वो तो 2010 से सेम कवर आ रहा है। तो आप बुक को परचेज करते टाइम या यूज़ करते टाइम उसका एडिशन ज़रूर चेक करिए। मैं हर एक स्टूडेंट से ये बोलूँगा कि एडिशन ज़रूर चेक करिए बुक को यूज़ करते हुए, क्योंकि आजकल बुक्स के जो कवर पेज होते हैं वो सेम रखते हैं हर कोई। हाँ सुविका, ये जो केडी कैंपस वाली बुक है आप वो भी यूज़ कर सकते हो और प्लेट टू पैरामाउंट भी कर सकते हो। ये दोनों सेम ही है, सिर्फ उनके ऊपर के कवर पेज में डिफरेंस है। बुक के अंदर का कंटेंट बिल्कुल सेम है, तो उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बुक दोनों की दोनों सेम है, और बहुत अच्छे तरीके से हर एक ग्रामर के चैप्टर को भी समझाया है, और बहुत अच्छे तरीके से वन वर्ड ईडियम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। ठीक है गाइज, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। बाकी हम फिर टेलीग्राम पे मिलते हैं। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में सारा कुछ समझा दिया है। टाइम मैनेजमेंट भी मैंने बता दिया है कि 4 घंटे वाले को कैसे पढ़ना है, जो 6 घंटे निकाल सकता है उसको कैसे पढ़ना है, और जो 8 घंटे निकाल सकता है उसको कैसे पढ़ना है। लेकिन पढ़ने के लिए बेशरम होना पड़ेगा। आप बिल्कुल मान के चलिए कि जो 3 महीने हैं उसके लिए आपको हर चीज़ को, मोबाइल को बिल्कुल अवॉइड करना है। आप मोबाइल, अगर देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मोबाइल से ही क्लासेस लेते हैं या मोबाइल को यूज़ करके अपने बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके पास एक एक्सक्यूज़ होता है कि हम किस तरीके से पढ़ें। सर आप मेरे को बताओ कि मोबाइल के थ्रू ही हम पढ़ रहे हैं, तो हम मोबाइल को अवॉइड कैसे करें। देखिए, घर में हर किसी के 2 से 3 मोबाइल मिनिमम होते हैं। तो आप अपनी मदर का या अपने घर में किसी भी दूसरे बंदे का जो आप मोबाइल लीजिए, उस पे आपके पर्सनल मैसेजेस, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे करके साइड में रख दीजिए, और जो भी आपको क्लासेस लेनी है वो सारी क्लासेस आप दूसरे बंदे के फ़ोन में देखिए। तो उससे क्या होगा कि जो भी मैसेज या नोटिफिकेशन आएगी वो आपके मोबाइल पे नहीं आएगी, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो मोबाइल से जितना दूर रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, आप उतना ज़्यादा टाइम दे पाओगे। सर एक बार ऊपर उठा दो, बुक स्क्रीन शॉट ले लेंगे हम। यार ये ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है गाइस, और जो माधुरी पूछ रही है कि मैथ की बुक के लिए क्या करना है, तो मैथ की बुक के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो टीचर हैं वो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैथ के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैम ने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि RS अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आती है मैथ के लिए। तो वो RS अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव टाइप आप बुक कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा अगर आप वेट कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो हमारे सर हैं जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पे, जो बुक वो आपको बताएंगे, अगर आप उस बुक से शुरू करोगे तो भी शायद अच्छा रहेगा। वैसे RS अग्रवाल से आप स्टार्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप जो RS अग्रवाल आती है मैथ की जनरल कॉम्पिटिशन के लिए, आप उससे स्टार्ट कीजिए। ठीक है गाइज, आज का सेशन जो है वो ख़त्म करते हैं। अपने छोटे से छोटे टाइम को यूटिलाइज़ करिए, उसको हल्के में मत जाने दीजिए। ट्रैवलिंग टाइम को यूज़ करिए। किचन में अगर आप खाना बना रहे हो, प्रेस कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो जैसे गाने सुनते हो उस टाइम पे वीडियो को प्ले करिए। ठीक है, मैम की वीडियोज़ को जितनी बार आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे, आपको एप्लीकेशन करने में उतनी ज़्यादा ईजी होगी। पेपर के अंदर जितना भी घुमा फिरा के पूछे, आपके कंसेप्ट जितनी बार आपने क्लासेस सुनी होगी, कंसेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे और आपको पेपर टफ नहीं लगेगा। NIOS की बुक्स कीजिए। ठीक है गाइज, अब हम फिर से मिलेंगे। अब दोबारा लाइव सेशन तब करेंगे जब लगेगा कि हाँ जनरली सभी के बहुत सारे डाउट्स हैं, तो हम दोबारा लाइव सेशन पे आएंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय।